नमस्कार। मैं अभिषेक राज स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। एंड इट्स आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। एंड हम यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करने वाले हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत मीन्स कि फ्रॉम द 1707 औरंगजेब की डेथ के टाइम से हम ये क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। बट थोड़ा बहुत हम औरंगजेब के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि आपको पता है ये जो टर्म है, दिस इज द टर्म, दिस इज द टर्म डिक्लाइन। ओके, एंड यू नो दिस टर्म डिक्लाइन। डिक्लाइन किसी भी चीज का जो अंत होता है वो एक दिन में नहीं हो जाता है, या फिर किसी एम्पायर का जो अंत होता है वो एक दिन में नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है। ठीक है, ये एक स्टेप नहीं है, इट इज अ प्रोसेस। किसी एम्पायर को अगर डिक्लाइन, अगर कोई एम्पायर हो रहा है तो उसमें बहुत सारी पॉलिसीज होती है। ठीक है, तो उसमें टाइम लगता है, डिक्लाइन होने में टाइम लगेगा। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से जो मुगल शासक थे उनकी कौन कौन सी पॉलिसीज थी, जिसके कारण से मुगल एम्पायर का डिक्लिनेशन हुआ। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि भाई औरंगजेब की क्या पॉलिसीज थी। ओके, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ये जो मुगल एम्पायर है, मुगल एम्पायर की शुरुआत हुई थी 1526 में। 1526 मैं इसको बीच में एक ब्रेक देता हूं 1707 का एंड 1857। ओके, 1526 इज द टाइम, इट इज द ईयर जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था पानीपत की पहली लड़ाई में। ओके, तो यहां से मुगल साम्राज्य का स्टार्ट हुआ, बाबर ने किया। और 1707 भी एक इंपॉर्टेंट है, ईयर है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि डेथ ऑफ औरंगजेब हो रहा है। औरंगजेब का यहाँ पे डेथ हो जाता है। एंड 1857 इसमें क्या होता है कि आपको पता है कि स्वतंत्रता की पहली लड़ाई, फर्स्ट फाइट ऑफ इंडिपेंडेंस, इसे इस ईयर में हुआ था 1857 में, जिसमें कि बहादुर शाह जफर, लास्ट मुगल रूलर, वाज आवर लीडर। ओके, तो 1526 टू 1707 ये जो एरा है, इसमें जिन मुगलों ने राज किया उसे बोला जाता है ग्रेट मुगल्स। एंड 1707 1707 से 1857 तक जिन मुगलों ने राज किया उसे बोला जाता है लेटर मुगल्स। तो हम यहाँ पे जो डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर है, इसमें हम लेटर मुगल्स के बारे में पढ़ेंगे। उनके बारे में ये नहीं पढ़ना है कि क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कहाँ जाते थे घूमने, ये हमें नहीं देखना है। हमें देखना है उनकी क्या पॉलिसीज थी जिनके कारण से मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ। ओके, और उसके साथ साथ लेटर मुगल्स के जस्ट पहले जिस मुगल ने शासन किया था वो था औरंगजेब, जो कि अप्रोक्स 49 से 50 ईयर्स इसने शासन किया। तो ऑब्वियसली इसकी भी कुछ पॉलिसीज रही होंगी, रही होंगी क्या, रही है, जिसके कारण जो जिसे माना जाता है कि मुगल एम्पायर का एक डिक्लाइन होने का एक इम्पॉर्टेंट रीजन था। जैसे कि कुछ पॉलिसीज है उसके, डेक्कन पॉलिसीज हैं, या फिर उसकी जो रिलीजियस पॉलिसीज थी with the Jats religion, and the issues with the Sikhs, issues with the Marathas। तो ये सब के बारे में हम जानेंगे। तो हम औरंगजेब के बारे में भी थोड़ा बहुत देखेंगे, अच्छे से हम मिडाइवल हिस्ट्री में देखेंगे, बट इसमें हम औरंगजेब की कुछ पॉलिसीज के बारे में जानेंगे। ओके, और उसके बाद हम लेटर मुगल्स के बारे में देखेंगे कि लेटर मुगल्स की क्या पॉलिसीज थी जिसके कारण से मुगल एम्पायर का डिक्लिनेशन हुआ। ओके, तो और उसके बाद हम देखेंगे रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। तो अभी हमने क्या बताया कि हम औरंगजेब की कुछ पॉलिसीज देखेंगे, मीन्स कि मेनली पॉलिसी देखेंगे जिसके कारण डिक्लाइन हुआ, और लेटर मुगल्स के जो पॉलिसीज हैं उसके बारे में देखेंगे। और इन सबों का समेशन अगर हम करें, सम अप करें, तो वही होगा रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, जिसमें हम अलग अलग राइटर्स, जैसे सतीश चंद्रा ने क्या लिखा उनके बारे में देखेंगे कि अलग अलग राइटर्स की क्या व्यूज है, उसके बारे में देखेंगे। तो जो लेटर मुगल्स हैं 1707 टू 1857, पहला था बहादुर शाह, उसके बाद जहांदर शाह, फर्रुख सियार, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह आलमगीर, शाह आलम, अकबर टू, एंड बहादुर शाह जफर, या फिर बहादुर शाह सेकंड बोला जाता है। यही वह किंग था, यही वह रूलर था जिसे 1857 की जो लड़ाई हुई थी, 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, उसमें हमने फ्रॉम इंडिया इसे लीडर चुना था। ओके, एंड अकबर टू ही वह राजा है जिसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी।
ओके, तो ये सब के बारे में हम आगे देखेंगे। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट इज, हमने अभी देखा कि जो ग्रेट मुगल्स हैं उसमें कौन कौन आ रहा है, तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ओके, तो बाबर वाज द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट मुगल इन इंडिया टू रूल इन 1526। इसने किसे हराया, इब्राहिम लोदी को हराया इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ओके, तो यहां से जो स्टार्ट हुआ, जो शासन, जो साम्राज्य बाबर ने स्टार्ट किया, उसे ये ग्रेट मुगल्स, जो 6 ग्रेट मुगल्स हैं, ये आगे लेके गए। मीन्स कि उनकी कुछ पॉलिसीज ऐसी रही होंगी जिससे कि उनका साम्राज्य आगे बढ़ा। और एट द डेथ ऑफ द औरंगजेब, जब औरंगजेब का जब डेथ हुआ था, उस समय तक अगर हम उस समय के का जो इंडिया था या फिर उस समय का जो मुगल साम्राज्य था, उसकी जो बाउंड्री देखेंगे, वो नॉर्थ वेस्ट, ये इट इज नॉर्थ, इट इज साउथ, इट इज वेस्ट एंड इट इज ईस्ट। ओके, तो जो ये वाला रीजन है, दिस इज द नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट में ये जो इंडस वाला रीजन है, इंडस बेसिन वाला रीजन है, ये पूरा यहां तक। ओके, जो नॉर्थ वेस्ट, दिस वाज द नॉर्थ वेस्ट। ओके, सॉरी, इट वाज द वेस्टर्न आउटस्कर्ट में ये जो इंडस वाला रीजन है, ये वाला जो नॉर्थ वेस्ट है, उसमें अफगानिस्तान, ये जो आप काबुल देख रहे हो, पेशावर देख रहे हो, आपने महाभारत में देखा होगा कि शकुनी मामा थे। शकुनी मामा कहा जाता है कि उस समय का जो गांधार था, वही अब कांधार बना है। ओके, तो जो शकुनी मामा थे, वो गांधार, कांधार मीन्स कि आज का अफगानिस्तान वाला जो रीजन है, दिस इज द अफगानिस्तान वाले रीजन। एंड नॉर्थ में आपका कश्मीर हो गया, साउथ में आपका जो डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन है, ये जो अहमदनगर, बीदर, बीजापुर, गोलकोंडा, और इधर आपका हो गया बांग्लादेश। इधर बांग्लादेश भी अपने मुगल साम्राज्य में ही था, और इधर आपका असम वाला रीजन। तो इस तरीके से ये हमारा बाउंड्री था। इस तरीके हम देख सकते हैं कि कितना बड़ा साम्राज्य था। दिस इज द रीजन। इधर आपका असम चला जाएगा, बांग्लादेश चला जाएगा। तो ये रीजन था एट द डेथ ऑफ द औरंगजेब। ओके, तो हम देखेंगे कि उस समय, और उसके बाद हम क्या आया कि लेटर मुगल्स आया। लेटर मुगल्स का शासनकाल 1707 टू 1857। बार बार याद रखना है कि 1526 इज द स्टार्ट, 1857 इज द एंड, एंड 1707 इज द डेथ ऑफ द औरंगजेब। ओके, तो लेटर मुगल्स के जो हम देखेंगे कि उनका जो शासनकाल था, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, मेनली हमें क्या देखने को मिल रहा था। तो आप जानते हो कि लेटर मुगल्स में क्या हुआ कि जो शासक थे वो कमजोर होते गए। अब बताओ, जब दिल्ली, ये जो रीजन है, ये जो एरिया है, यहाँ का शासक क्या हुआ, कमजोर हो गया। अब जब ये कमजोर होगा, तो अवध वाला रीजन, ये बंगाल वाला रीजन, बताओ थोड़ी दूर पे है। ये आपका इधर अवध हो गया, बंगाल हो गया। तो ये सब जो रीजन है, यहाँ के जो गवर्नर हैं, वो तो समझ जाएंगे कि भाई हमारा क्या है, हमारा राजा जो है कमजोर है, तो हमें यहाँ के राजा। तो जो अवध वाला रीजन था, जो बंगाल वाला रीजन था, वहां पे जो रीजनल आइडेंटिटीज थी, या फिर आप देखोगे जो दिल्ली वाला एरिया था जहाँ पे जाट्स वगैरह रहते थे, वो जो छोटे छोटे रीजन्स थे, वहां पे खुद ही वो लोग खुद को राजा बोलने लगे, वहां पे शासन करने लगे। ऐसा नहीं बोलते थे कि हम मुगल के अधीन नहीं है, कहते थे कि हम मुगल के अधीन हैं। बहुत सारे ने ऐसा किया कि हम मुगल के अधीन है, ठीक है। और किसी ने रिवोल्ट किया, बट जैसे आपका बंगाल है, तो बंगाल ने कहा कि भाई हम यहाँ के शासक हैं, बट हम मुगल के अधीन हैं, ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट, मुगल कोर्ट बिकम हॉटबेड ऑफ नोबिलिटी फोर्ट्स फ्योर्स। तो मुगल का जो कोर्ट था, उसमें अब इंटेलिजेंट लोगों की जगह नहीं थी। जैसे जो पहले नवरत्न हुआ करते थे, इस टाइप की कोई जगह नहीं थी, वहां पे चाटुकार भर गए थे। और तीसरा हम जानते हैं कि ये देखो आपकी, ये जो दिल्ली वाला रीजन है, ये दिल्ली वाला रीजन जब कमजोर पड़ेगा, तो बताओ इंडिया में अटैक कहां से हो सकता है। इंडिया में अटैक होने का सबसे बेस्ट जो उस समय का रास्ता था, वो ये था, ठीक। क्यों? क्योंकि इधर ग्रेट हिमालय, ये हमें बचा रहा है, इधर समंदर, तो सबसे अच्छा जो था ये था। तो इस होकर के नादिर शाह आया, अहमद शाह अब्दाली आया, तो इन लोगों का बार बार इन्वेजन हुआ, बार बार इन्वेजन हुआ, उनको रोकने वाला कोई नहीं था।
वो आए, अपनी मस्ती से सब कुछ उठा के लेके गए और हमारे देश से ऐसे ही वेल्थ का ड्रेन होते रहा। और तीसरा, इन्फ्लुएंस्ड डिक्लाइन इन द रीजन। जो राजा है, ये जो राजा है, अगर मान लो कि यही अगर हमारा कमजोर हो गया तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो आसपास वाले हैं उसके ऊपर तो उसका प्रभाव कम हो गया। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है लेटर मुगल्स का। ओके, अब हम देखेंगे कि औरंगजेब के बारे में देखेंगे। औरंगजेब को आलमगीर भी बोला जाता है। आलमगीर इसीलिए बोला जाता है कि ये बहुत सा ये कब मतलब औरंगजेब और आलमगीर का मतलब ये था कि कनक्वेरर, इसने अपने साम्राज्य को बहुत बढ़ाया था, ये जीतता गया था। ओके, और इसको आलमगीर बोला जाता है, इसको जिंदा पीर भी बोला जाता है। अब जिंदा पीर इसीलिए बोला जाता है कि बहुत ही इसकी जो लाइफ थी दैट वाज वेरी सिंपल। तो इसकी बहुत ही लाइफ बहुत ही सिंपल थी। और इसकी इसकी दो सिस्टर थी। कहा जाता है कि इसकी दो सिस्टर थी, एक एक का नाम है जहान आरा एंड एक का नाम है रोशन नारा। तो ये जो जहान आरा है, ठीक है, और रोशन नारा, इन दोनों की बहन थी। और वो अपनी जो सिस्टर्स थी उससे ना डेली के 12-13 रुपए लेते थे अपने, डेली का पॉकेट मनी समझ सकते हो आप। तो हालांकि उस समय का 12-13 हजार रुपए भी अभी का बहुत ज्यादा हो गया, बट फिर भी फॉर द एम्परर ऑफ होल इंडिया इट वाज अ वेरी स्मॉल थिंग, स्मॉल मनी, स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। तो 12-13 रुपए लेते थे और उससे वो अपना जीवन यापन करते थे डेली बेसिस का। ओके, अब इसने क्या किया कि इसने जो म्यूजिक था, इसने म्यूजिक को बैन कर दिया। जो मुगल काल, मुगल साम्राज्य म्यूजिक और पेंटिंग्स के लिए जाना जाता है, इसने म्यूजिक को बंद कर दिया। ओके, पेंटिंग को बैन कर दिया। उसने बोला कि भाई ये सब में हम पैसा नहीं वेस्ट करेंगे। हालांकि जो औरंगजेब था ये एक वीणा वादक था, ये वीणा बजाता था और बहुत ही अच्छा बजाता था। ठीक है, तो ये सब औरंगजेब के बारे में छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता रहना चाहिए। ओके, एग्जाम में नहीं आएगा कि वीणा वादक था या नहीं था, म्यूजिक हटाया या नहीं हटाया, 12 रुपए लेता था कि 13 रुपए लेता था, बट बस एक ये पर्सपेक्टिव दे रहा है औरंगजेब की लाइफ के बारे में। ओके, तो औरंगजेब 1658 में ये अपने जो भाई थे दारा सुको, सूजा, मुराद, इनको इन्होंने बारी बारी से हराया और 1658 में ये गद्दी पे बैठे। तो 1658 टू 1707 आप देख सकते हो कि 49 इयर्स का शासनकाल था औरंगजेब का। तो इस 49 इयर्स में आप आधा आधा कर दो कि मीन्स कि पहला जो 25 साल था, अप्रॉक्स 24-25 साल ये दिल्ली में रहे, बट उसके बाद ये इनको डेक्कन में जाना पड़ा और मृत्यु तक, इनके डेथ तक ये डेक्कन में ही रहे। आप सोच सकते हो कि जो दिल्ली का राजा है उसे खुद डेक्कन में जाना पड़ रहा है डेक्कन को जीतने के लिए। ओके, तो नेक्स्ट एंड इस तरीके से हम देखते हैं कि पहला 25 साल इसने दिल्ली में बिताया और उसके जो लास्ट के जो 49 साल में, जो लास्ट 1707 तक, जब तक उसकी डेथ नहीं हुई, वो डेक्कन में ही रहा। तो अब हम देखते हैं कि औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसीज क्या थी यहाँ पे। औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसीज में अगर हम देखें तो सबसे पहला ये ऑर्थोडॉक्स सुन्नी इस्लाम को फॉलो करता था। ओके, और इसकी जो अटेम्प्ट्स थे वो हमेशा चाहता था कि इस्लामिक लॉ को इन्फोर्स किया जाए थ्रू आउट द मुगल एम्पायर। ओके, उसके बाद इसने जिजिया को इम्पोज किया। अब जिजिया क्या होता है? तो जिजिया वाज लाइक, आप बोल सकते हो कि आपने मूवी में देखा होगा कि प्रोटेक्शन मनी। ओके, ये प्रोटेक्शन मनी क्या है कि भाई अगर हमारे शासन काल में आपको जीना है तो आपको कुछ प्रोटेक्शन मनी, जीना है मीन्स कि आपको सुरक्षित रहना है तो आपको प्रोटेक्शन मनी देना पड़ेगा। और ये प्रोटेक्शन मनी वाज ओनली फॉर नॉन इस्लामिक पीपल। ओके, तो ये जो पॉलिसी थी, अब आप देख सकते हो कि आपके शासन में एक हिंदू भी रहता है, एक मुस्लिम भी रहता है, एक सिख भी रहता है, एक ईसाई भी रहता है। आप एक धर्म के लोगों को बोल रहे हो आप रहो, आपको जिजिया देने की कोई जरूरत नहीं है, आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। बट वही
जो नॉन इस्लामिक पीपल है, जैसे सिख है, हिंदूज हैं, ओके, उन लोगों को आप बोल रहे हो कि नहीं भाई, आपको प्रोटेक्शन मनी देनी पड़ेगी। ओके, अब नेक्स्ट जिजिया इम्पोजिशन। अब जिजिया इम्पोजिशन से क्या हुआ, जो भी नॉन इस्लामिक जो उनकी जनता थी, जो भी नॉन इस्लामिक पीपल थे, वो तो उनसे थोड़ा दूर हो जाएंगे ना। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है परसिक्यूशन ऑफ रिलीजियस लीडर्स। इसमें जो सबसे बड़ा नाम आता है, दैट वाज गुरु तेग बहादुर, नाइन्थ सिख गुरु, गुरु तेग बहादुर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने गुरु तेग बहादुर को पहले बोला कि भाई आप इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ। ओके, पहले उन्होंने उन्हें अलग अलग टाइप के बेनिफिट्स दिखाए होंगे कि भाई आप इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ, आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा। ओके, बट जब गुरु तेग बहादुर ने मना कर दिया, तो उसका उन्होंने परसिक्यूशन करवा दिया। अभी भी दिल्ली में एक गुरुद्वारा है, गुरु तेग बहादुर का, जो जहाँ पे हुआ था, उसे बोला जाता है शीशगंज गुरुद्वारा। अब शीशगंज गुरुद्वारा में क्या हुआ, जो कि चांदनी चौक के पास है, वहां पे गुरु तेग बहादुर का एग्जीक्यूशन करवा दिया गया, उनको मरवा दिया गया। तो इससे क्या हुआ कि जो सिख पीपल थे वो पूरी तरीके से मुगल के अगेंस्ट हो गए। और आप इसका देख सकते हो कि जो अगले गुरु थे, जो 10th गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत की, और वहां से एक सिख रिवेलियन, सिखों ने हथियार उठाया मुगलों के अगेंस्ट में। तो हमने क्या देखा, पहला हमने देखा कि ये इस्लामिक फॉलोअर है, इस्लामिक ऑर्थोडॉक्सी था इन्होंने, जो हमेशा चाह रहे थे कि भाई जो सरिया लॉ, सॉरी इस्लामिक लॉ है, उसे वो इन्फोर्स करे थ्रू आउट द मुगल एम्पायर। एंड देन imposition of jizya, that is called the protection money, that was only for the non-Islamic people. And the next one was the persecution of the religious leaders, like the Guru Tegh Bahadur Singh. अब गुरु तेग बहादुर जी जो थे, 9th सिख गुरु थे, उन्होंने पहले कहा उन्हें कि आप सिख से इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ। उन्होंने जब नहीं माना तो उनका एग्जीक्यूशन कर दिया गया। और उस एग्जीक्यूशन के विरोध में जो हमारे 10th गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत कर दी। अब औरंगजेब की डेक्कन पॉलिसीज हमने क्या देखा कि औरंगजेब 49 ईयर्स औरंगजेब ने शासन किया। ओके, अब 49 ईयर्स के शासन में इसने क्या किया कि भाई पहला 25 साल ये कहाँ पे रहा, पहला 25 साल ये रहा दिल्ली में, और नेक्स्ट के जो 24-25 साल थे उसे पूरी तरीके से डेक्कन में अपना साम्राज्य, अपना सिंहासन सब छोड़ के उधर रहना पड़ा। जो भी मिलिट्री का जो काम था वो देखना पड़ा। ओके, तो औरंगजेब की जो डेक्कन पॉलिसीज थी, अब इसने क्या किया, बीजापुर और गोलकोंडा, बीजापुर और गोलकोंडा को इसने जीता 1686 में। इसने बीजापुर को जीत लिया और गोलकोंडा को इसने 1687 में जीता। बट आप देख सकते हो कि ये बीजापुर और गोलकोंडा को जीतने में ये जो मिलिट्री कैंपेन थे, ये बहुत सालों तक चला। अब इन सालों में आप जानते हो कि अभी आप देख रहे हो कि यूरोप में, सॉरी, जो रसिया है और यूक्रेन है, उसकी जब युद्ध, जब दो देश जब लड़ाई करते हैं, जब दो देशों में युद्ध होता है, तो इससे क्या होता है, उनका इकोनॉमी ड्रेन होता है। जो इकोनॉमी, जो पैसा वो अपने लोगों पे खर्च कर सकते थे उनको बेटर फैसिलिटीज देने के लिए, वो अब कहाँ जा रहा है कि आर्म्स में जा रहा है, लोग युद्ध में जा रहा है। तो वही यहाँ पे भी हुआ कि इतना लंबा कैंपेन था। आप समझ सकते हो लास्ट के 24-25 साल वो डेक्कन में रहे, तो वहां पे जो मिलिट्री कैंपेन, इतना लंबा मिलिट्री कैंपेन उन्होंने चलाया, तो उन 24-25 साल में जो इकोनॉमी का जो ड्रेनिंग हुआ, आप देख बहुत ज्यादा हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा और इशू था। और जो 1686 में उन्होंने बीजापुर को जीता और 1687 में उन्होंने गोलकोंडा को जीता, बट एट द सेम टाइम जितना जितना पैसा उन्होंने इन्हें जीतने में लगाया, उस तरीके से टैक्स ये कलेक्ट नहीं कर पाए। नेक्स्ट मराठा रेजिस्टेंस अगर हम देखते हैं कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे और जो उनके बेटे थे संभाजी महाराज, उनके साथ इनकी कभी बनी नहीं। ओके, तो जो शिवाजी महाराज थे, शिवाजी महाराज के साथ ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुआ।
पुरंदर की ट्रीटी 1665 में शिवाजी महाराज के साथ हुआ। और किनके किनके बीच हुआ, तो औरंगजेब के साइड से थे राजा जयसिंह। ये कहां के राजा थे, तो अंबर, राजा जयसिंह ऑफ अंबर। और यहां पे हुआ शिवाजी के बीच में, छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में ये ट्रीटी हुआ। ओके, तो छत्रपति राजा जयसिंह जानते थे शिवाजी को, तो उन्होंने आराम से ट्रीटी किया और बहुत ही सम्मान सहित शिवाजी को ये आगरा लेके आ रहे थे। अब औरंगजेब का बर्थडे था, कहा जाता है ऐसा कि औरंगजेब का बर्थडे बर्थडे था, और उन्होंने क्या कहा कि भाई हम शिवाजी, आप मनसबदार बन जाओ, 2000 मनसबदार, 2000 का रैंक दिया गया मनसबदारी में। मैं बताऊंगा कि मनसबदारी क्या थी, मनसबदारी, जागीरदारी, जमींदारी, ये सब मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझ लो कि 2000 मनसबदारी का मतलब ये हुआ कि आप 2000 सवार, 2000 सैनिक आपके अंडर में रहेंगे। तब छत्रपति शिवाजी महाराज को ऐसे एक तरीके से ह्यूमिलेट किया गया कि आपकी कैपेबिलिटी बस 2000 मनसबदार की है, मींस कि आप बस 2000 सवार अपने अंडर में रख सकते हो। तो शिवाजी ने डिक्लाइन कर दिया। और ये जो औरंगजेब के का स्टेटमेंट था कि आपने 2000 मनसबदारी आप वो करो, तो उसके बाद से शिवाजी महाराज जो थे उनकी कभी भी कोई ट्रीटी औरंगजेब के साथ नहीं हुई। और मराठा जो थे अंडर द लीडरशिप ऑफ शिवाजी हमेशा मुगल का, औरंगजेब के लिए, मुगल्स के लिए एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन के रहे। और उसके बाद आए संभाजी। संभाजी को औरंगजेब ने ही पहले कैद किया, फिर मरवा दिया। और कहा जाता है कि औरंगजेब ने जब संभाजी को मरवाया, तो संभाजी, एक राइटर है जादूनाथ सरकार, उन्होंने कहा कि संभाजी के मृत शरीर पे मराठा साम्राज्य एक हो गया। संभाजी की जो डेथ हुई उससे सब, एक पूरा मराठा साम्राज्य जो था वो पूरी तरह से एक हो गया और मुगल्स के लिए एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बना। नेक्स्ट इज द इकोनॉमिक ड्रेन। इकोनॉमिक ड्रेन आई हैव टोल्ड यू कि जो डेक्कन का जो बहुत ही लंबा मिलिट्री कैंपेन था उसके कारण से बहुत ज्यादा इकोनॉमी ड्रेन हुआ। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑन स्टेबिलिटी। इम्पैक्ट ऑन स्टेबिलिटी, अब हम देख सकते हैं कि अगर मान लो कि जो राजा है बस एक ही जगह पे, दिल्ली में भी नहीं रह रहा है, डेक्कन पे ध्यान तो दे रहा है, सही बात है, अच्छी बात है दो, बट वो दिल्ली में नहीं रह के डेक्कन में चला गया, तो इधर जो बंगाल और पंजाब वाला जो रीजन था, वहां से, वहां का जो गवर्नेंस था उसके ऊपर से उसका कंट्रोल हट गया, तो वहां पे स्टेबिलिटी कम हो गई। ओके, नेक्स्ट। और नेक्स्ट वन इज जाट्स। अब जाट्स क्या थे, जाट्स के बारे में हम ये देखेंगे कि जाट्स का जो रीजन था वो था दिल्ली, दिल्ली के आसपास के जो रीजन थे, दिल्ली के नियर बाय में रीजन है कि मथुरा, ठीक है, भरतपुर, फिर किशनगढ़, ये यहाँ पे क्या थे कि ये जमीन ओन करते थे, ये जनरली जो जाट्स थे वहां पे ये लैंड होल्डर्स थे, दीज वेर द लैंड होल्डर्स। अब यहाँ पे क्या किया औरंगजेब ने, अब मिलिट्री कैंपेन हो रहा है ना, तो मिलिट्री कैंपेन हो रहा है तो पैसा तो एक साइड में जा रहा है, तो पैसा आएगा कहां से, तो ये जो लैंड होल्डर्स थे इन पे टैक्स बढ़ा दिया, 50% टैक्स बढ़ा दिया। ओके, अब टैक्स बढ़ा दिया और ये भी बोल दिया भाई अगर तुम टैक्स टाइम पे नहीं करोगे तो आपका, कभी कभी वो आते थे घर जला देते थे, कभी उनके मंदिर तोड़ देते थे। तो इस तरीके से जो जाट्स थे उनके साथ भी औरंगजेब की नहीं बनी, वो भी मुगल साम्राज्य के दुश्मन बन गए। तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले इसने क्या किया, सिक्स, जो सिक्स थे, सिक्स के जो गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, उनका उन्होंने परजिक्यूशन किया, 9 सिख गुरु परजुकेटेड बाय औरंगजेब, सॉरी, परजिक्यूट एग्जीक्यूटेड बाय द औरंगजेब, एंड उनका डेथ हुआ, उनकी हत्या कर दी, मर्डर किया उन्होंने।
और जो 10th गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द खालसा पंथ बाय गुरु गोबिंद सिंह। और वो क्या हुआ, हमेशा से मुगल के अगेंस्ट में उन्होंने बहुत दिनों तक लड़ाइयां लड़ी। ओके, नेक्स्ट इज मराठा। मराठा के साथ इन्होंने क्या किया, जो शिवाजी महाराज थे उनके साथ भी इनकी बनी नहीं, उनको 2000 मनसबदारी देने का इन्होंने प्रस्ताव किया था, तो वो भी नहीं हुआ। उसके बाद संभाजी की डेथ हुई, संभाजी के डेथ के बाद क्या हुआ कि जो भी मराठा साम्राज्य थोड़ा बहुत भी अगर इधर उधर था तो सब एक हो गए अगेंस्ट द मुगल्स। फोर्थ इज जाट्स। जाट्स कौन थे, वेर द लैंड होल्डर्स नियर बाय दिल्ली एरिया। कौन कौन सा एरिया था, तो मथुरा था, भरतपुर था, किशनगढ़ था। वहां पे इन्होंने क्या किया, टैक्स बढ़ा दिया। अब टैक्स बढ़ा दिया खेती के ऊपर, टैक्स अगर टाइम से पे नहीं करो तो उसके अगेंस्ट भी उन्होंने सही नहीं किया। तो उन्होंने अगर किसी ने अगर मान लो टैक्स पे नहीं किया तो उन्होंने उसका मंदिर तोड़ दिया, घर तोड़ दिया। तो जाट्स के साथ भी इनकी नहीं बनी, जाट्स को भी इन्होंने अपना दुश्मन बना लिया। तो आप देख सकते हैं औरंगजेब बैठे 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 औरंगजेब ने 3 दुश्मन बना लिए, सिख्स, मराठा और जाट्स। और रही सही कसर, जिजिया टैक्स ने पूरी कर दी, प्रोटेक्शन मनी, जिजिया वाज द प्रोटेक्शन मनी, ये उन्होंने किया और इस तरीके से ये खत्म हो गया। तो ये थी औरंगजेब की कुछ पॉलिसीज। ओके, तो आज का जो सेशन था हम यहीं पे एंड करते हैं। हमने आज देखा कि औरंगजेब की पॉलिसीज के बारे में देखा। औरंगजेब की पॉलिसीज कौन कौन सी थी, डेक्कन पॉलिसीज थी। ओके, औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसीज थी। रिलीजियस पॉलिसीज हम क्या देखेंगे कि सिक्स के अगेंस्ट में इन्होंने क्या किया, 9 सिख गुरु को इन्होंने एग्जीक्यूट करवा दिया। एंड सिक्स के बाद क्या था कि सिक्स गुरु के बाद इन्होंने जिजिया टैक्स लगाया नॉन इस्लामिक पीपल पे। ओके, डेक्कन पॉलिसीज में क्या हुआ, जो गोलकोंडा एंड बीजापुर वाला एरिया था इसको जीतने में बहुत ज्यादा इकोनॉमी ड्रेन हुआ। दिस इज कॉल्ड द, ये जो डेक्कन पॉलिसीज थी, दिस इज कॉल्ड द डेक्कन अल्सर। ओके, रिलीजियस पॉलिसीज हो गई, जिजिया हो गया। एंड उसके बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट इज मराठा रेजिस्टेंस। मराठा रेजिस्टेंस किसके द्वारा मिला कि छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज। संभाजी महाराज की इन्होंने डेथ करवा दी, मर्डर करवा दिया, सॉरी। और मर्डर करवाने के बाद जो पूरा मराठा एम्पायर था वो एक हो गया। तो जो मुगल्स थे ये एक बस औरंगजेब की पॉलिसीज है। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि जो लेटर मुगल्स थे उनकी क्या पॉलिसीज थी, और सबको फिर हम सम अप करेंगे और हम देखेंगे कि मुगल एम्पायर के डिक्लाइन होने में जो सारी पॉलिसी थी उसको हम एक एक के साथ एक को कनेक्ट करके देखेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर। तो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच। ये हमारा पहला लेक्चर था और इसमें आपको एक्चुअली इट इज अ फर्स्ट लेक्चर, सो अगर जो फीडबैक है आप प्लीज दीजिए, हम उसे इम्प्रूव करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।